स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे देश में जहां पर शाकाहार यानी कि वेजिटेरियन होना केवल खानपान नहीं, हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा हो, वहां पर नॉन वेज थाली वेज थाली से सस्ती हो जाए। भारत में हमेशा से एक आम धारणा रही है, एक जनरल परसेप्शन रहा है कि शाकाहारी भोजन सस्ता होता है और नॉन वेज एक लग्जरी होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अब ऐसा नहीं रहा, अब सीन बदल गया है, तो आप क्या महसूस करेंगे? हाल ही में क्रिसिल की राइस रोटी रिपोर्ट आती है जिसने सबको चौंका दिया है। भारत में आज घर में बनी हुई नॉन वेज थाली की कीमत में गिरावट आई है, जबकि जो वेज थाली है घर में बनी हुई उसकी कॉस्ट बढ़ी है, कम से कम स्टेबल तो है। अब यहां पर मामला क्या केवल मांग और आपूर्ति का है? क्या डिमांड और सप्लाई के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर इसके पीछे छिपे हुए हैं कुछ गहरे आर्थिक और जलवायु परिवर्तन संबंधी कारक? और क्या यह हमारे देश के डाइटरी प्रेफरेंसेस को बदलने वाला हो सकता है? तो आज के वीडियो में इसको हम डीप एनालाइज करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या है। देखिए, रिपोर्ट क्या है? क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट आई हुई है जो कहती है कि हालिया आंकड़ों में अगर देखा जाए तो होम कुक्ड नॉनवेज थाली की कीमत में प्रति वर्ष 1% की गिरावट दर्ज की गई है। अब आप कहेंगे कि ये 1% तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन आप इसको अर्थशास्त्र के नजरिए से देखिए। अगर पूरे देश में मुद्रास्फीति का माहौल है, फूड इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, उस दौर में भी अगर नॉनवेज प्रति वर्ष 1% की दर से कम हो रहा है तो ये एक बड़ी आर्थिक घटना है। वेज थाली की कीमतों में कोई गिरावट इसी दौर में नहीं दर्ज की गई है। कई बार मौसमों में इसमें वृद्धि देखी गई और इस वजह से एवरेज वेज थाली और महंगी हो गई। तो जब हम महंगाई के दौर में होते हैं, उस दौरान जब कीमतें गिरती हैं तो ये बड़ी आर्थिक घटना होती है। अब आपको समझना होगा, और यह बात अब आपको बेहतर समझ आएगी कि फूड इन्फ्लेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, एक समान नहीं होता। कुछ चीज़ों में इन्फ्लेशन है और कुछ चीज़ों में इन्फ्लेशन नहीं है। अगर वेज थाली की बात करें तो अनाज और दालों की कीमतों ने शाकाहारी थाली को महंगा किया है, उसके वेटेज को बढ़ा दिया है। अब सबसे पहली चीज़ तो यह समझना होगा कि क्यों नॉनवेज थाली सस्ती हुई और कैसे सस्ती हुई। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो ब्रॉयलर चिकन होता है वह। इस पिछले कुछ सालों में आप देखें तो ब्रॉयलर चिकन के उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। पोल्ट्री फार्मिंग की सप्लाई बढ़ी है, इनपुट कॉस्ट इनकी कम हुई है। मुर्गियों के चारे यानी जो फीड होते हैं, जो मुर्गियां खाती हैं, उनकी कीमतों में स्थिरता रही है, जिससे ब्रॉयलर की कीमतों को लगभग 2% नीचे गिरा दिया है। नॉनवेज थाली की कीमतों के गिरने का सबसे बड़ा कारण यही ब्रॉयलर चिकन है और सप्लाई चेन में इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम हुआ है। भारत में पोल्ट्री सेक्टर अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है और इसमें सब्जियों की तुलना में अगर आप देखें तो पोल्ट्री सप्लाई चेन अब अधिक स्टेबल है, अधिक मॉडर्न है, वेल प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो अचानक जो उछाल आते हैं, वैसे उछाल इस पोल्ट्री सेक्टर में अब आने कम हो गए हैं। और अगर आप देखें तो भारत चूंकि त्योहारों का देश है और मुख्यतः त्योहारों जैसे कि नवरात्रि आदि के समय नॉनवेज फूड की डिमांड कम हो जाती है और इस वजह से इन्हें सप्लाई इंक्रीज करने में मदद मिलती है, कीमतें स्थिर रहती हैं। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जो सेक्शन है हमारा पसंदीदा दाल रोटी का। वेज थाली का दाम क्यों नहीं गिरा और क्यों बढ़ा? इसके बड़े फैक्टर को अगर आप देखें तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है टोमेटो, अनियन और पोटैटो। टमाटर ने वास्तव में पूरे साल तांडव मचाया हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि टमाटर की कीमतों में सालाना 33% तक की वृद्धि देखी गई है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जहां पर यह फसल सबसे ज्यादा होती है, वहां फसल बुआई में देरी हुई। मौसम की मार ने पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया। आलू और प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज की कीमतों में यद्यपि थोड़ी सी सॉफ्टनेस पिछले साल के मुकाबले देखी गई है, लेकिन दालों की कीमतों ने आम आदमी की जेब पर बहुत बुरा असर डाला है। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दीजिएगा। वास्तव में जलवायु परिवर्तन मतलब बेमौसम बारिश, बढ़ती हुई गर्मी, इन सब ने सब्जियों की पैदावार पर सबसे बुरा वार किया है। शाकाहारी सामग्री जो भी है, सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज है, वो जल्दी खराब होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, इसलिए इनमें कीमत और जोखिम दोनों ज्यादा होता है। हीट वेव्स और रेन्स जो आई, जिसके कारण आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जैसे टॉप प्रोड्यूसर्स में जहां बेमौसम बारिश हुई, गर्मी हुई, यील्ड पर बुरा असर पड़ा, यील्ड कम हुई, पेरिसेबिलिटी टैक्स देना पड़ता है किसानों को, सब्जियां इतनी जल्दी खराब होती हैं, कोल्ड स्टोरेज है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट खराब है और इसी वजह से उन्हें डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। या तो फसल की कीमत इतनी कम होती है कि किसान को कुछ मिलता नहीं, या इतनी अधिक होती है कि वो आसमान छूने लगती है फसल की कीमत। अब
बहुत महत्वपूर्ण एंगल इसका यह है कि इसको केवल फूड स्टोरी नहीं कहेंगे। यहां पर अगर आप इसे केवल फूड की कहानी समझेंगे, केवल खाने की बात समझेंगे तो एक बड़ी गलती हो जाएगी। यहां पर एक्चुअली ये पूरा घटनाक्रम रिफ्लेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को। देखिए, भारत में बेमौसम बरसात आपने देखा होगा, अभी भी हाल फिलहाल बरसात हो रही थी, हीट वेव्स और क्रॉप डैमेज, ये सब इतना ज्यादा है कि इन सब का असर अनाज के उत्पादन, सब्जियों, इन सब पर बहुत ज्यादा पड़ता है। दूसरा, अगर हम देखें तो पॉलिसी गैप भी बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पोल्ट्री सेक्टर के लिए डेवलप हो चुका है वो भारत में अनाजों के लिए डेवलप अभी तक नहीं हुआ है। कोल्ड चेन सिस्टम बहुत ही इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, वेजिटेबल्स जल्दी खराब होते हैं, सप्लाई शॉक लगता है, तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा बेहतर डेवलप होना चाहिए था। और अगर हम एग्रीकल्चर और पोल्ट्री को कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट है भारत में, और पोल्ट्री एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, और इस वजह से यहां पर आप बेहतरीन प्रोडक्शन भी कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल होता है, जो एक और एंगल है इस पूरे डिस्कशन का, वो है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का, पोषण का। अगर आप देखें, भारत में जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए प्रोटीन और पोषण की सबसे बड़ी स्रोत है दालें। अगर दालें और सब्जियां महंगी हो रही हैं तो निश्चित तौर पर जो निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्रोटीन गैप बढ़ेगा, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए दाल लग्जरी बन जाएगी और पोषण का स्तर निश्चित तौर पर नीचे जाएगा। दूसरी चीज है, सरकार को और भी ध्यान देना चाहिए, मैंने जैसा बताया, टॉप यानी कि टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के प्रोडक्शन पर, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट होते हैं। सब सोचिए, आप केवल कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या यह संभव है कि भविष्य में लोग पोषण के लिए मजबूरन नॉन वेज फूड की तरफ झुकें क्योंकि वह सस्ता है और अवेलेबिलिटी ज़्यादा है? या फिर आपको यह लगता है कि यह सिर्फ जेब का ही मामला नहीं है, वास्तव में यह भारत के डाइटरी पैटर्न को बदलने का एक बड़ा संकेत भी है? हो सकता है कि लोगों के अंदर इस तरीके की डाइट के प्रति झुकाव बढ़े। अर्थशास्त्री इसको रिलेटिव प्राइस शिफ्ट कहते हैं, जहां पर एक लग्जरी वस्तु अब बुनियादी जरूरत बन जाती है। तो महत्वपूर्ण रूप से अगली बार दोस्तों जब आप बाजार जाएं तो कम से कम यह जरूर देखिएगा कि क्या आपकी थाली में कौन कौन से आइटम महंगे हो रहे हैं और कौन कौन से सस्ते हो रहे हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि फूड का ये जो इन्फ्लेशनरी रिफ्लेक्शन है वो किस प्रकार ऐसे आया। दूसरी बात, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको भी लगता है कि भारत में शाकाहारी होना, वेजिटेरियन होना अब महंगा होता जा रहा है? अपने विचार कमेंट में अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप अपडेटेड रहेंगे और मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट एक और छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो आप स्टडी IQ के बैचेस में जुड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल सिविल सर्विसेज डे था और इस उपलक्ष्य में हम अपने नेशन मेकर्स को सैल्यूट करते हुए 50% का ऑफ हर नए बच्चे को दे रहे हैं। और ये जो छूट है 50% की, यह 24 अप्रैल तक लागू रहेगी, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए इसमें। आप कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, उन्हें देखना कतई मत भूलिएगा। और उसके बाद आप यह भी जानिए कि हमारे बैचेस आपको हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको यह ऑफर लागू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।